एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन 1 एंड फाउंडेशन 2। बायोकेमिस्ट्री वीडियो हमने डिस्कस कर लिए। बायोकेमिस्ट्री वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर बायोकेमिस्ट्री वीडियो को देख लीजिए, आपके डाउट बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी न्यूट्रिशन के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड फाउंडेशन। ये तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट करना और किस अकॉर्डिंग कंटेंट को देना है। तो इससे आपका जितना भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में देखा है बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है साइकिल कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो चीज़ मैं आपको जब कॉपी प्रेजेंटेशन में बताऊंगी तो मैं क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट आपको जो न्यूट्रिशन का है तो मैं न्यूट्रिशन की सेपरेट वीडियोस ले लाऊंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन आपका 50 मार्क्स करता है, इसीलिए मैं न्यूट्रिशन को स्किप नहीं करूँगी। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है फाउंडेशन आपका 75 मार्क्स का आएगा। फाउंडेशन जो आपने फाउंडेशन फर्स्ट फाउंडेशन सेकंड पढ़ा वो दोनों एक ही एग्ज़ाम होता है, मतलब कि आपको एक एग्ज़ाम पेपर मिलेगा तो आपको एक ही एग्ज़ाम कॉपी मिलेगी। अब ये 75 मार्क्स का एक एग्ज़ाम कॉपी तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए आपको इसमें जो एक फाउंडेशन के एग्ज़ाम होगा उसमें पेज को ना वेस्ट करके पेज को कंसाइज वे में करके आपको कंटेंट लिखना है। फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा डाउट है कि हमारे इसमें प्रोसीजर आते हैं या नहीं। तो अगर मैं बताऊँ प्रोसीजर से रिलेटेड, प्रोसीजर आपके आईएनसी बेस से सिलेबस में ऐड ऑन करा है, तो वो आपके प्रैक्टिकल में भी ऐड ऑन है, वो आपके थ्योरी में भी ऐड ऑन है। थ्योरी में अगर आएगा तो आपका आ सकता है एनिमा का आ सकता है, आपका वाइटल साइंस का आ सकता है। आपके प्रोसीजर वही आएंगे एग्जाम में जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये चीज़ मत पूछिए कि प्रोसीजर आएगा एग्जाम में कि नहीं आएगा, एनसीपी बनाने को आएगी कि नहीं आएगी। ये चीज़ आपके फाउंडेशन के सिलेबस में है, फाउंडेशन के सिलेबस में है, इसका मतलब आईएनसी इसको ने रखा है तो इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देख सकती है। इसलिए आप ये मत पूछो कि आएगा कि नहीं आएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग वाइटल साइंस में वो एक एक स्टेप नहीं चेक करते हैं, और एनएमआ में भी, मतलब किसी भी प्रोसीजर में वो एक एक स्टेप नहीं चेक करते। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है कॉपी में, ऐसा नहीं इस कॉपी को तुरंत आपको बुक से चेक करे जाके, वो ये प्रोसीजर देखेंगे कि आपने उस पेशेंट पे सही से परफॉर्म कर लिया है या नहीं। तो जब आप सही से लिखोगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसीलिए आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है, वरना मैं प्रोसीजर आपको बता देती। प्रोसीजर में ये होता है ना कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो एक लैब बेसिस पे करें, एक डेमो करके दिखाएं तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि हम आपको डेमो पॉसिबल कर दें, बट अगर ओवरव्यू रहता है तो एक रीडिंग क्लास बन जाएगी, इसीलिए मैंने प्रोसीजर को स्किप करा है। इन फ्यूचर कभी भी बस डेमो क्लासेस का मटेरियल होगा तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगी, जिससे आने वाले स्टूडेंट्स को प्रोसीजर का जो भी डाउट होता है वो क्लियर होगा। राइट, नेक्स्ट डाउट था फाउंडेशन से रिलेटेड कि एनसीपी आती है कि नहीं। तो आपने मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर देखा होगा जो प्रीवियस ईयर का, जो मैंने शेयर करा था न्यूट्रिशन का, बायोकेमिस्ट्री का, फाउंडेशन का। तो उस फाउंडेशन के पेपर में एक हमारी एनसीपी बनाने को भी आई थी। वो चॉइस में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था, क्योंकि एनसीपी बनाने का मतलब होता है मैं उसमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाऊँ, फिर उसके बेसिस पे 3 एनसीपी बनाऊँ, तब जाके मैं जाके इसे कंप्लीट करती। और कहीं ना कहीं एनसीपी नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत टाइम वेस्ट करती, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। चॉइस में था तब स्किप करा। राइट, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि वो आपके सिलेबस में मेंशन है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। इस चीज़ से मत रहने कि एग्जाम में नहीं ही आएगा। मेरे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, उनको नहीं पता है कि टेलीग्राम चैनल मेरा है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट कर सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और इस ईयर में जो अभी RUHS का हुआ था वो भी मैंने शेयर कर दिया। तो आप जितने क्वेश्चन को देखोगे, जितना क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए मैं सब जो भी मुझे पेपर मिलता है मैं सब उठा के टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको जितना टाइम लगेगा उतना आपको समझ पाएगा कि आपको कितना अभी नीड है प्रैक्टिस पे, है ना। तो वो सारी चीज़ आपको क्लियर होती रहेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड में से कौन से डू और डाई चैप्टर्स है कि इनके बगैर तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए मत ही जाना। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है फाउंडेशन के लिए, मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है प्रैक्टिकल्स के लिए, तो ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हो, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो डू और डाई चैप्टर्स होते हैं वो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको सिर्फ ये करके जाना है, आपको सिलेबस सब करके जाना। आप सिलेबस का एक भी यूनिट स्किप करोगे, वो एक यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देगी, मतलब कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन उस यूनिवर्सिटी पूछ लेगी। आप ऐसा मत करना, आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया, आप कोई यूनिट स्किप करने जा रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखो, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से उस यूनिट को कंप्लीट कर लो। सब पढ़ने से बेहतर है कुछ पढ़ के जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किप नहीं करना है। स्किप करने से आप अपने मार्क्स को स्किप करो, और जो भी चैप्टर, जो भी यूनिट, जो भी टॉपिक आप स्किप करोगे ये सोच के स्किप करना है कि 15 मार्क्स में आएगा।
अगर आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन को स्किप करने के लिए रेडी हो तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। मैं हार्ड वर्क करी तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हार्ड वर्क करो। आपका स्कोर जैसे फर्स्ट सेम में अच्छा ला सके थे हम लोग, तो वैसे ही हम दोनों के हार्ड वर्क से सेकंड सेम का रिजल्ट भी हमें अच्छा लाना है। इसके लिए हम आपको एक एज अ प्रोवाइड कर सकते हैं कंटेंट, लेकिन आपको उस पर हार्ड वर्क करना है। आप कोई भी यूनिट को स्किप मत करिएगा। मैं डू और डाई चैप्टर जरूर बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, लेकिन सिर्फ इन चैप्टर्स को करना ये मत करना प्लीज। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को अगर आप करके जाओगे तो ऑफकोर्स ये बात है सिर्फ आप पास हो पाओगे, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लीज आप डू और डाई चैप्टर्स पढ़िएगा, लेकिन अदर चैप्टर्स को भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं आप स्किप करिएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन 1 से। अब हम बताएंगे यूनिट वाइज, जिसमें आपके कौन से डू और डाई टॉपिक्स है और जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स होंगे डू और डाई यूनिट्स वो मैं आपको बता दूंगी। आप साथ में मार्क करते रहना, मैं स्पेशली अलग से बताती हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहे। मैंने बायोकेमिस्ट्री की वीडियो में देखा था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, तो उसमें डाउट है अल्कलोसिस और एसिडोसिस से। आप चिंता मत करो, एक डाउट क्लियर सीरीज की वीडियो फिर से आएगी जिसमें एसिडोसिस अल्कलोसिस को मैं शेयर करूँगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेम इस फाउंडेशन में जो भी डाउट हो आप मेंशन कर देना कमेंट में, आपको वीडियो मिल जाएगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 आज की वीडियो के थ्रू से अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लेना। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन। अगर मैं बात करूँ कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी मतलब जैसे कोई भी सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग में, तो आप यूनिट 1 कभी जिंदगी में मत स्किप करना। क्यों? क्योंकि यूनिट 1 से एक शॉर्ट एक लॉन्ग आता है। कभी उसमें रोल ऑफ नर्स पूछ लेते हैं तो कभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो आपका पहला है तो उसमें आपका हेल्थ आता है, हेल्थ है, मैस्लो हायरार्की, ये चीज़ आपसे इलनेस है, ये चीज़ आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन 2 का यूनिट 1 है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आया था, इसीलिए मैंने कहूँगी कि आप इसको स्किप करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 2 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको नर्सिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हिसाब से, और आपको कोड ऑफ एथिक्स आने चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स मत स्किप करिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपकी यूनिट है कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस है जो आपसे ऑलमोस्ट टाइम पूछ लेते हैं कम्युनिकेशन पे। आईपीआर पूछ लेते हैं, आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बस नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट 5 डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्डिंग। अगर इसमें बात करूँ तो आपको पर्पस पता होना चाहिए, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग पता होने चाहिए और टाइप्स पता होने चाहिए। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग में जब आप जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि पाई चार्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस तरीके से हम लोगों को रिकॉर्डिंग करनी होती है। नेक्स्ट आपको रिपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड और क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो यूनिट है हेल्थ असेसमेंट, उसमें से इतना क्वेश्चंस नहीं आता है। नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वाइटल साइन। वाइटल साइंस को तो आप एकदम फिंगर टिप्स में रखना, वाइटल साइंस का एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। वाइटल साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, इसमें से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका इक्विपमेंट और लिनन है। इक्विपमेंट और लिनन में आपका लॉन्ड्री मैनेजमेंट जो है वो आ जाता है, बस उससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन इससे नहीं बनते। एक आपका आता है इंडेट इन्वेंट्री, तो उसके कुछ पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए यूनिट 8 इक्विपमेंट और लिनन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 9 इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल सेटिंग। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे पहले तो जिसमें साइकिल दे रखी है इन्फेक्शन के लिए वो आपको पता होना चाहिए, और आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपके जो WHO ने दे रखे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर भी आपको अच्छा डेटा लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपका एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए रोल ऑफ नर्स की नीड होती है। तो यूनिट आपको पता चल गया इन्फेक्शन कंट्रोल में आपको किस टॉपिक्स को करना और कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन। तो ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी भी आपसे कोई भी डिवाइस पूछ लेते हैं, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आपको पूरा स्लीप पूछ सकते हैं। 5 मार्क्स में स्लीप ऑलमोस्ट टाइम आ जाता है। स्लीप में भी जो आपकी REM स्टेजेस है वो आ जाती हैं, तो इस यूनिट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है जो पेन में फिजियोलॉजी ऑफ पेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको फिजियोलॉजी ऑफ पेन अच्छे से करनी है। नेक्स्ट यूनिट 11। यूनिट 11 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आ सकता है एग्जाम में, वो है आपका रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट आपका 3 टाइप्स का आता है, आपको रीस्ट्रेंट की डेफिनेशन 3 टाइप्स विद एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यूनिट है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो इसमें आपको सबसे पहले एडमिशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एडमिशन, डिस्चार्ज की डेफिनेशन, डिस्चार्ज के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको MLC पता होना चाहिए। MLC मतलब कि मेडिकल लीगल केसेस। अगर इसका प्रोसीजर आता नहीं है, अगर आया एडमिशन डिस्चार्ज का, तो आप खुद से लिख सकते हो। आपने अपने हॉस्पिटल में देखा होगा कैसे एडमिशन हो रहा है उस पेशेंट का, कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, बस एक समझ लेना कि हमें बुकिश लैंग्वेज में देने हैं, तो थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट आपकी मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है आपकी बॉडी मैकेनिज्म, एक आपका है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन में आपकी 2 एक्सरसाइज आती है, एक होती है आपकी एक्टिव एक्सरसाइज, एक होती है आपकी पैसिव एक्सरसाइज।
तो दोनों को आप करिएगा और विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिट आपकी है पेशेंट एजुकेशन, ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एड एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से आपका कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इसमें जो कलर कोडिंग है जो इमरजेंसी केसेस पे वो जरूर करिएगा, जैसे कि ब्लैक आपके डेथ पर्सन के लिए यूज होता है, तो वो मैंने डिस्कस करा, वो आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोई भी सिचुएशन का आपको फर्स्ट एड मिल सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर फॉरेन बॉडीज आई में गई थी, इसका फर्स्ट एड मिला था, तो क्या पता ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट आ सकता है, चोकिंग का आ सकता है, ड्राउनिंग का आ सकता है, तो वो चीज़ें क्या है चेंज हो सकती है। इसका मतलब है आपको फर्स्ट एड के जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए, जिससे आप हर एक सिचुएशन में लगा सकते हो। तो फाउंडेशन 1 हमने कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको बता दिया कैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि कौन से डू और डाई यूनिट्स और टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन 2। यूनिट 1 है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि उसमें आपके ना पर्पस पूछ लेते हैं जो असेसमेंट करते हो, साथ ही साथ मेथड पूछ लेते हैं। मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि उसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मेथड में हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट हाइजीन की। तो यूनिट हाइजीन में ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी भी फॉर एग्जांपल आई हाइजीन आया तो आपने अभी क्लिनिकल साइड कितने प्रोसीजर परफॉर्म करे तो आप उसको खुद से लिख सकते हो। हेयर हाइजीन आया, नेल हाइजीन आया, तो आप उसमें खुद से नेल केयर प्रोवाइड कर सकते हो। तो हाइजीन यूनिट को इतना डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यूनिट 3 नर्सिंग प्रोसेस, ये आपकी एक यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो कभी भी एग्जाम में नंदा डायग्नोसिस पूछ सकता है और डिफरेंस पूछ सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में। तो यूनिट 3 आपके डू और डाई में है, तो इसको स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट यूनिट आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स। तो न्यूट्रिशनल नीड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूट्रिशनल नीड्स अगर आपने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पढ़ा तो इसको आप अपने आप से कर लोगे, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये डू और डाई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट एलिमिनेशन नीड, ये एलिमिनेशन नीड भी आपका डू और डाई में नहीं जाता है, ये भी आपकी सिंपल सी यूनिट है। इसमें जो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट वो आपका एनेमा का इंपॉर्टेंट और कैथेटर का इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी आएगा तो ये चीज आ सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट यूनिट है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी जब डायग्नोस्टिक के लिए आ जाता है ना, फॉर एग्जांपल सीबीसी अलग से दे रखा है, तो 5 मार्क्स में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हमें एकदम से नहीं याद आता, राइट। तो हमें क्या जरूरत होगी कंटेंट की, तो कंटेंट आप कहाँ से लोगे, बुक से लोगे, और बुक में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बहुत अच्छे से दे रखा है। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेशन नीड्स। ऑक्सीजनेशन नीड्स में आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, किस किस से एडमिनिस्टर करोगे सिलेंडर से, मार्क्स और उसका फ्लो रेट क्या रहेगा। ऑक्सीजन में फ्लो रेट ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा ऑक्सीजन को लो रेट पे प्रोवाइड करते हैं, पर्सन को हाई रेट पे नहीं करते। अगर हाई रेट पे करेंगे तो वो ऑक्सीजन बॉडी में जाके नेक्रोसिस करेगी। ये सारी चीज़ आप आगे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, अभी नहीं समझ में अगर आ रहा होगा कि ये नेक्रोसिस क्या है। तो नेक्रोसिस का मतलब सिंपल होता है कि टिश्यू का डेड होना, बस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूनिट 7 में, आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ही पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट में। नेक्स्ट यूनिट 8 फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्लूइड आप पढ़ोगे अलग अलग टाइप्स के और साथ ही बैलेंस पढ़ोगे। नेक्स्ट जो यूनिट 9 डू और डाई में आपकी आती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस, इससे आपका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है सिर्फ आप ये सोचोगे जो यूनिट आपको इजी लग रही है उसी से, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम वो क्वेश्चंस तो पूछते हैं जो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ जो यूनिट 9 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है 10 राइट्स। जो 10 राइट्स दे रखे हैं ना वो WHO के द्वारा दे रखे हैं, और उनको स्किप आप मत करिएगा, उनका आपको इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको इंजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनके एंगल रहता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी है सेंसरी नीड्स। सेंसरी नीड्स में सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बाद में आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है केयर ऑफ टर्मिनली इल, डेथ एंड डाई। तो ये यूनिट आपकी जाती है डू और डाई में। इस यूनिट से आपका थ्योरीज आ जाती है ग्रीफ की, लॉस की और क्यूबुलर रॉस के जो 5 स्टेजेस है वो आ जाते हैं। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि डाइंग पेशेंट है तो आप इसकी केयर कैसे करोगे, और डेड पेशेंट हो गया तो इसकी कैसे केयर करोगे। डिफरेंस में रहता है, हाइजीन केयर पूछ लेते हैं डेड बॉडी की, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है सेल्फ कॉन्सेप्ट की। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी यूनिट। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसकी साइकिल पता होनी चाहिए, जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स की साइकिल है। नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिट आपके स्ट्रेस क्या होता है, सोर्सेस क्या है, टाइप्स क्या है और एडेप्टेशन क्या है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट आपकी है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कल्चर की और स्पिरिचुअलिटी के, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कल्चरल डाइवर्सिटी पता होनी चाहिए।
तो जो यूनिट आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेक्सुअलिटी, स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, कल्चरल एंड डाइवर्सिटी है, तो ये यूनिट आपकी एज सच डू और डाई यूनिट नहीं है, लेकिन ये इसमें से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, तो आप इसको पढ़ के जाना। और ऐसा डू और डाई वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ये यूनिट से अदर यूनिट जो मैंने बताई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसमें से एक नर्सिंग थ्योरी की आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ। और कोई डाउट हो आपका किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर आपका डाउट हो बेसिक नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर से, तो प्लीज मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।